बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और आज आगाज़ ही करेंगे खूबसूरत चाय के साथ। खूबसूरत आज क्यों, हम डेली आगाज करते हैं अपने दिन का चाय के साथ। आज स्पेशल है, आज अपनापन चाय है, आज बड़ी मज़ेदार चाय है, डिफरेंट भी है, टेस्ट भी डिफरेंट लग रहा है जो हम रोज़ करते हैं। तो सबसे पहले जरा हरमीत का रुख कर लेते हैं, हरमीत को जरा इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, आप कैसे हैं, कैसा है शहर इक़्तिदार का मौसम? और उम्मीद करते हैं कि आप भी चाय पी रहे होंगे। शहर इक़्तिदार का मौसम है और बड़ी बड़ी सिचुएशन जो है वस किस्म की हो गई। आप ये समझे कि यहाँ पे अगर सिंध हाउस की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि आप कभी सिंध की तरफ आप आ गए। और यहाँ पे बिलावल हाउस जैसे या वहाँ पे वज़ीर-ए-आला हाउस हो, वहाँ पे इस किस्म की सिक्योरिटी है। ख़ासकर हम वज़रा की जो बयानात है वो भी काफ़ी गर्म किस्म के बयानात वो दे रहे हैं और इल्ज़ामात की बौछार जो है एक दूसरे पे लग रही है। लेकिन चाय की आपने बात की तो भैया शुरुआत अगर चाय से हो और इस किस्म की चाय जो रऊफ साहब ने बात की तो फिर मज़ा ही आ जाता है। अपनेपन से भरपूर चाय, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा तो वैसे ही नॉर्मली स्टार्ट मेरा क्या, मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड कॉफ़ी या चाय से अपने दिन का आगाज़ करते हैं और उसके बगैर मेरे ख्याल में आप एनर्जाइज खुद को फील नहीं करते। सो सिमिलरली हम भी अपनी सुबह का आगाज़, इनफैक्ट सुबह के बाद अपने शो का आगाज़ चाय के कप के साथ करते हैं। और जिस दिन हमें चाय नहीं मिलती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस दिन बड़ा मूड ऑफ होता है। कभी ऐसे होता है कि ऑफिस बॉय थोड़ा सा लेट हो जाए, बट चाय में जो चीज़ें मैटर करती हैं, और अक्सर ऐसे होता है कि मैं और रऊफ साहब चाय का कप वापस भिजवा देते हैं कि नहीं, इसका रंग नहीं अच्छा, इसमें दूध ज़्यादा है। सो वी आर ऑलवेज वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग। सो डेफिनेटली चाय में क्या चीज़ मैटर करती है? टेस्ट एंड कलर। आज दोनों चीज़ें मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में मौजूद हैं। और काफ़ी देर तक तो मुझे पता नहीं चला, मैंने कहा चाय डिफरेंट क्यों लग रही है। तो फिर किसी को पूछा, उन्होंने कहा जी आज आप सुप्रीम चाय पी रहे हैं, वही अपनेपन से भरपूर चाय पी रहे हैं, तो इसे आज आपको डिफरेंट लग रहा है। तो हम अगर जब देखें, मैं तो कम से कम ये जानता हूँ कि एक मेरे लड़कपन जवानी के ज़माने से सुप्रीम जो है वो हमेशा नंबर 1 ब्रांड के तौर पे रही है। और सर मेरे बचपन से तुम्हारे बचपन से, हाँ, मेरे लड़कपन से तुम्हारे बचपन से। हाँ। तो बचपन से यस, वो जवानी बल्कि कहना चाहिए, कानों में आवाज गूंजती है, यही तो है वो अपनापन। हाँ। सो आज तक वही आवाज, और बात चीजें ऐसी होती हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। अब उनको इतना सुन सुन के बड़े हुए होते हैं कि वो फिर पूरी जिंदगी आपके दिमाग से नहीं निकलती। सो दिस इज वन थिंग जो आज तक दिमाग से निकल ही नहीं पाई। और सबसे खूबसूरती ये चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी ब्रांड हो, कुछ भी हो, उसमें अपनायत दिखाई जाए, बॉन्ड्स दिखाए जाएं, रिश्तों की खूबसूरती को उजागर किया जाए। सो सुप्रीम ने, एज वी ऑल नो, हमेशा से, हरमीत आप भी इस चीज़ से अग्री करेंगे कि अपनायत दिखाई है, अपनापन दिखाया है, रिश्तों की खूबसूरती को उजागर किया है। जैसा अगर मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मेरी अपनी एक चॉइस होती है कि मैं चाय पीता हूँ तो कड़क सी चाय। और अगर मैं सुप्रीम की बात करूँ तो आपने जिस तरह अपनायत की बात की, चाय में थोड़ी बहुत अपनायत हो और अपनापन उसमें शामिल हो कि चाय दिल से जब बनाई जाए तो मज़ा ही आ जाता है। और अगर चाय सुप्रीम में की ही बनी हो तो फिर कुछ और इसका जायका भी मुनफरिद है। अच्छा, हमेशा कड़क भी बन जाती है। अगर थोड़ी सी हीट आप दें इसको, मेरे ख्याल में तो ये बड़ी ज़बरदस्त इसकी जो कड़कपन है इसमें वो भी आ जाता है। तो वैसे तो आपकी बात दुरुस्त है कि रऊफ साहब लड़कपन से और हम दोनों बचपन से देख रहे हैं कि सुप्रीम जो है इसके एड जब चलते थे और अब तक हमारे घरों में भी नॉर्मल यही इस्तेमाल, इसकी जो इसका इस्तेमाल ज़्यादा ही है, इस्तेमाल भी होता है। प्लस मैं जो बात करने वाली थी वो ये थी कि रिश्तों की खूबसूरती, यानी कि माँ बेटी का रिश्ता दिखाना, बाप बेटे का बॉन्ड दिखाना। मीर वाला ऐड जो था कितना खूबसूरत था। और फिर अब आप देखें जो लेटेस्ट ऐड मेरी नजरों से जो गुजरा, तो उसमें भी बड़ा खूबसूरत, बिल्कुल बहन भाइयों का बॉन्ड। और ये तो रिश्ता इतना खूबसूरत है, इतना मुनफरिद है। अगर आपके बड़े भाई हों तो वो ऑलवेज दे आर वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर सिस्टर्स। अगर छोटे भाई हों तो वो शरारती, नॉटी होते हैं, गो के वो भी बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं एट टाइम्स, अगर उनको वो थोड़े इतने बड़े हों। और फिर बहनें जो हैं वो भी भाइयों को बहुत ज्यादा सपोर्ट। और वैसे भी रोमा, अगर हम देखें, चाय एक अहम जुज माना जाता है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में। कॉफ़ी और ये चीज़ें तो बाद में ज़्यादा एंटर हुई, लेकिन चाय जो है ये ज़्यादा हमारे इलाकों में तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और उमूमन ये होता है कि मेहमान आता है तो पहले पूछा जाता है भैया चाय पियेंगे, और चाय अगर अच्छी हो, चाय सुप्रीम में बनी और कड़क सी चाय हो तो भैया। अच्छा, आपने कहा ना मेहमान से पूछा जाता है, और अगर मेहमान मेरे जैसा हो ना तो वो कभी कहते हैं ना मेहमान बेजुबान होता है। मैं कभी भी बेजुबान नहीं होती, मैं बता देती हूँ मुझे ऐसी चाय चाहिए, अगर ऐसी चाय नहीं मिलेगी तो सॉरी, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अच्छा, मैं नहीं करती। ये लेटेस्ट ऐड की बात कर लेते हैं
जो आप बता रही थी जैसे बहन भाई के रिश्ते के ऊपर वो ऐड सर, उसमें मैसेज जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हमारे यहाँ पर हरमीत आपके एरिया में तो ज़्यादा सवात वाली साइड पर, इवन लाहौर में भी और हम पूरे पाकिस्तान में कहीं कहीं ये चीज़ अभी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। गो कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री नहीं करती कि जब बहनों की बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं सो बाप उनके घरों में जाने से अवॉइड करते हैं, भाई उधर नहीं जाते, शर्म होती है ना हिचकिचाहट होती है। लेकिन ये जैसे ऐड में प्रमोट किया गया एक चाय का कप किस जो है तरह से वो हिचकिचाहट को दूर कर देता है, बड़े देता है। खूबसूरत अंदाज में मतलब वो बात हुई हुई है। तो अपनाइयत की बात है, अपनापन की बात है, बहन और भाई के सबसे रिश्ते की खूबसूरत बात चीज है। की किस तरह से भाई एक टोकन ऑफ लव अपनी बहन को पेश कर रहा है, लाइक एक अमाउंट की सूरत में या इस तरह। सो ये जो चीज़ों की खूबसूरती है और ये मैसेजेस बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि मैं इन चीज़ों से, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ अभी भी बहुत कॉमन है। मेरा अपना भाई मेरी बहन जो मैरिड है उसकी तरफ बड़ा ही शायद ईद पे जाता होता था। अब तो खैर मेरी बहन भी अब्रॉड चली गई हुई है, बट वो ईद पर जाता था, वैसे नहीं जाता था। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी बहनें हैं, उनके घर हैं, उनके ससुराल वाले भी डेफिनेटली अच्छे ही होंगे, आजकल का वक्त बदल रहा है, बट ये चीज़ अभी भी अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट करती है जो कि नहीं करनी चाहिए। बट इस ऐड के तवस्सुत से बहुत ही खूबसूरत मैसेज कि फिर बहन के फोर्स करने पर भाई अंदर आया, फिर भाई ने चाय का कप पिया, हेजिटेशन दूर हुई और फिर किस तरह से एक टोकन ऑफ लव अपनी बहन को पेश किया। आप भी अपने मैसेज है ये, आप भी अपने आप को रिश्ते में जोड़ें, अपने तमाम रिश्ते, चाहे वो माँ बाप के हों, चाहे वो बहन भाई के हों, चाहे वो माँ और बेटी के हों, सुप्रीम पिए, एंजॉय करें, सुप्रीम पिए, एंजॉय करें। और साथ ही साथ मतलब एक दिन में कोई एक ऐसा वक्त ज़रूर होना चाहिए जब आप अपने घर वालों के साथ बैठकर डिनर करें, लंच करें, कुछ भी करें, या कुछ नहीं कर सकते तो एक कप चाय का तो पिएं। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। मुझे तो शाम की चाय फैमिली के साथ एंजॉय करना, लेकिन अच्छी कड़क मज़ेदार टेस्ट से भरपूर चाय पसंद है, जो कि डेफिनेटली सुप्रीम की वजह से ज़रा हमें मौका मिल जाता है इसको एंजॉय करने का। बट एनीवेज अभी हमें शो में आगे बढ़ना है और हमारे पास आज बहुत सी स्टोरीज़ हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। सो अभी हम आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ, गुफ्तगू करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। और सबसे पहले हम आगाज़ करने वाले हैं डेली डोज के साथ, जिसके बाद इमरान खान को गिराने का मिशन, घर भेजने का मिशन, तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने का मिशन ऑपोजिशन की तरफ से और हुकूमत की तरफ से मिशन ये है कि उसको नाकाम कैसे बनाया जाए। बट अल्टीमेटली किसने कामयाब होना है? अभी इनिशियल डेट तो जो आई है 21 मार्च कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है जी, लेकिन मतलब इसमें पेचीदगियाँ बहुत है अभी। और हकीकत ये है कि कल जो सरफेस कर गए 10 के करीब लोग जो सिंध हाउस में जिन्होंने पनाह ली हुई है, अभी हरमीत बता रहे थे कि क्या सूरत हाल वहाँ पे बनी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे सिंध आ गए हैं आप। गार्ड्स वहाँ पे मौजूद हैं जो बिलावल ने और जरदारी साहब ने उनकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे मुतय्यन किए हुए हैं। लोग अंदर मौजूद हैं। लोगों में अगर उनके नाम देखे जाएं तो रमेश कुमार वहाँ पे मौजूद हैं, राजा रियाज वहाँ पे मौजूद हैं, नवाब वसीर वहाँ पे मौजूद हैं, और नूर आलम जो बहुत वोकल थे, जो नाराज़ होकर वहाँ से चले गए थे, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। अंदर वो कह रहे हैं कि हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है, हम इससे यहाँ पे मौजूद हैं और हम उसी दिन आएंगे। अभी उसके अलावा राजा रियाज का दावा ये था कि हम तो यहाँ पे 10 हैं, लेकिन 24 हैं टोटल लोग जो सरफेस करेंगे और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन पीटीआई के खिलाफ वोट देंगे। बिल्कुल ठीक है। तमाम तर चीज़ें हम शो में आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे। और इसके साथ साथ हमने गुफ्तगू करनी है कि टैक्स आप कितना दे चुके हैं, कितना देते हैं, या आप एक क्लिक के ज़रिए किस तरह से मालूम कर सकते हैं। और इस तरह की इनोवेशन करने वाली लड़की से आपकी ऑब्वियसली मुलाकात करवाएंगे। साथ ही साथ लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ गुड मॉर्निंग पब्लिक में आज हमें ज्वाइन करेंगे, आज हमारे मेहमान होंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को किस उम्र में स्कूल भेजा जाए, एक्चुअल एज क्या है। बाहर के मुमालिक में देखें तो 5-6 साल से पहले या इवन बाज़ुकात इससे भी लेट बच्चों के एडमिशन्स करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर 2.5, 3 और 3.5 साल में स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। बट एक्चुअल एज क्या होनी चाहिए, इस पर भी आज हमने डिस्कशन करनी है। और साथ ही साथ बख्शिश और मगफरत की रात, शब बरात की अहमियत और फजीलत पर भी आज रोशनी डालेंगे। सबसे पहले आगाज़ डेली डोज के साथ, और हमारे पास डेली डोज में सबसे पहली स्टोरी इस हवाले से है कि अमेरिका में जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा मच्छर तैयार किए गए हैं हरमीत। और मैं देख रही थी नॉर्मली आजकल का जो मौसम है मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं भाई। ये जो मच्छर हैं ये अपने ही कम्युनिटी का खात्मा करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाएगा। ये बड़ी पुरानी थ्योरी चल रही थी, मतलब बल्कि थ्योरी का पीटीआई की अरकान है खुदकुश बमबार,
मतलब अपने अपनी कम्युनिटी के हवाले से। तो खुद बहरहाल किस्मत एनीवेज ये बहुत अरसे से तहकीक जारी थी और जीनियाती तौर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये इसका तजर्बा किया गया और उन्होंने पहले भी कई स्पीशीज़ ऐसी तैयार की थी। अब वो कह रहे हैं कि बहुत कामयाब हो गए और ये लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में मच्छर छोड़े जाएंगे अमेरिका में, जो अपने ही कम्युनिटी के, अपने ही मच्छरों की कम्युनिटी के जो लोग हैं, मच्छर हैं, उनको गद्दारी करेंगे हलाक बेसिकली करेंगे। उनके साथ। यस, मच्छर से गद्दारी कुछ करेंगे। सप्लाई इधर भी कर रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम आता है तो सबसे बड़ी परेशानी हम सबको मच्छरों से ही होती है कि भैया मच्छर जो है ना, वो जाहिर बात है कि पूरी नींद ही आराम वो कर हमें देता भी है। करना तो पड़ेगा। थोड़े बहुत सप्लाई अगर इधर भी हो जाए तो बिल्कुल ठीक हो हो गया। जाएगी इसी कभी ना कभी जाके। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ज़्यादा मच्छरों की वजह से तबाही फैलती है काम कर रही हैं, बिल गेट्स की जो तंजीम है वो भी बहुत काम करती है और भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो फिर चाहेंगी कि एक बार ये तजर्बा कामयाब हो जाए अमेरिका में तो फिर दूसरे मुल्कों में भी इनको भिजवाया जाए। ये एक तरह का बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ है और वो ये है कि वो तमाम मुल्क जहाँ पे हशरातुल अर्ज़ जो होते हैं उनका खात्मा वो कहते हैं कि पेस्टिसाइड से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेस्टिसाइड बड़े नुकसानदेह होते हैं, स्पीशीज़ और भी उससे हलाकत में चली जाती है। तो इस तरीके से वो स्पीशीज़ भी बच सकती हैं और बिल्कुल, और ये तरीका भी ज़्यादा बेहतर है उससे। इसी के साथ अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी हमारे पास इस हवाले से है कि बच्चों के रोने का बिल्कुल दुरुस्त तर्जुमा करने वाला एक आला जो है वो तैयार किया गया है और इसको तैयार किया गया है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी ने इसे तैयार किया है और बेसिकली बच्चों की आवाज़ों को रिकॉर्ड करके बहुत से तजुर्बात के बाद इस आले को तैयार किया गया है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि बच्चों के रोने का क्या मतलब है, इस आले से वो चीज़ जो है वो आइडेंटिफाई हो सकती है और इसके साथ साथ अगर उनमें ऑटिज़म की कोई इनिशियल स्टेजेस पर कोई अलामात है तो वो भी ये आला जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। हरमीत बड़ा कमाल हो जाएगा ये भी एक ऐसी बहुत कमाल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत जो वालिदैन हैं उनकी जो टेंशन है वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी। वैसे भी रब ने वालदा जो है उसको एक ऐसा वो जब भी बच्चा रोता है तो उसको समझ आ जाती है कि इसको भूख लगी है, क्या क्या मांग रहा है, क्या डिमांड वो कर रहा है। लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे याद है कि रशिया में एक खातून थी जो ये जो चींटियाँ हैं इनकी जो ज़ुबान है वो जानती थी और वो समझती थी कि ये किस तरह लाइफ गुजारते हैं, इनकी तर्ज ज़िंदगी कैसे होती है। तो अब ये जो आ गए बच्चों के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है उनकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पर ही अब हम लगाएंगे डेली डोज को फुल स्टॉप और अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और अपने अवेयरनेस मैसेज की तरफ आएंगे जो कि है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। चंद ही रोज़ बाकी रह गए और जिस तरह से हम आपके नाम एक पैगाम रोज़ शेयर करते हैं कि काइंडली खुदारा इस रमज़ान आपने कोशिश ये करनी है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से इज्तनाब करें और नाजायज़ मुनाफाखोरी से इज्तनाब करें ताकि अल्लाह ताला आपकी दुनिया भी संवारे, आपकी आखिरत भी संवारे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्ताफीद हो सकें। अभी हमारा अवेयरनेस मैसेज और अवेयरनेस मैसेज के साथ ही हम शो में ब्रेक शामिल कर लेंगे। अगर देखा जाए तो मुल्क में हमारे सियासी सूरत हाल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कशमकश का शिकार है। एक तरफ तो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने का मिशन अपोजिशन की जानिब से और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से इसे नाकाम बनाने का मिशन। इत्तेहादी अभी तक कोई वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान नहीं कर रहे और इसी सूरत हाल में 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर भी इत्तफाक हुआ है। बट अगर हम कल देखें तो सिंध हाउस में इस्लामाबाद में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान की जानिब से खुलकर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गुफ्तगू के बाद जो सिचुएशन बनी उस पर अब हुकूमत ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। जी हमारे साथ मौजूद है मज़हर अब्बास साहब तबसरे के लिए। मज़हर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सूरत हाल बड़ी गंभीर हुई है पीटीआई के लिए और अगर 24 नहीं तो वो 33 नहीं तो 24 तो बहरहाल मुनहरफ अरकान ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पीटीआई के खिलाफ वोट देंगे। ये सूरत हाल कितनी ज़्यादा तशवीश का बायस होनी चाहिए पीटीआई के लिए? इत्तेहादियों की उनको ज़रूरत जो अपोजिशन है उनको शायद अब ना रही हो, लेकिन इत्तेहादी भी लग ही रहा है, जैसे परवेज़ इलाही ने कहा कि 100% अपोजिशन के साथ हैं। तो कितनी ज़्यादा तशवीश होनी चाहिए आपके ख्याल में? शुक्रिया आप तीनों का। देखिए सुबह का वक्त है तो इस हवाले से जॉन एलिया के 2 शेर सुन लें। अरे वाह। कि कहीं बाहर से नहीं घर से उठा है फितना। वाह। कहीं बाहर से नहीं घर से उठा है फितना।
शहर में अपने ही दफ्तर से उठा है फितना। वाह। और दूसरा शेर है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। वाह 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 वाह। वाह वाह, तो जबरदस्त। देखिए सूरत हाल तो बिल्कुल और यही गालिबन चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी बात की, MQM वालों से ने भी, जब PTI वजीर आजम, कि भाई मसला ये कि हमारे तो MNAs छोड़ें, अगर हम 4, 5, 7, 8 लोग आपकी हिमायत कर भी दें, तो आप ज़रा अपने घर पर तो नज़र डालें। अब घर पे जब आप नज़र डालें तो घर में ये सारे लोग जितने भी हैं अभी तक जो सामने आए हैं, तादाद कोई 24 कह रहा है और कोई 40 तक कह रहा है। हाँ, तो अगर ये सारे लोगों पे इमरान खान एक मरतबा नज़र डालें तो इसके बाद जाएं उस जाहिर है, आप कोई जाते हैं, कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो दुकान से आप पहले चेक करते हैं कि ये कोई एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। फिर अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप दुकानदार से जाके शिकायत करते हैं। अब जिस दुकानदार ने उनको ये सारी चीज़ें ला के दी थी, उन दुकानदार से पूछें कि आपने ये कैसा जो है वो इस तरह का मटेरियल हमको दिया। तो ये लोग तो कल भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। कल भी वो रोल जो प्ले कर रहे थे जब आपकी गवर्नमेंट बन रही थी, कल आपकी एंट्री के लिए वो ये रोल प्ले कर रहे थे, आज वो आपके एग्जिट के लिए ये रोल प्ले कर रहे हैं। तो उनके रोल में तो तब्दीली नहीं आई है। चीज़ ये है कि कल ये एक्सेप्टेबल क्यों थे आपको। यही रमेश कुमार, यही राजा रियाज, यही नूर आलम, ये सारे लोग क्यों एक्सेप्ट किए थे आपने? इसलिए कि गवर्नमेंट बनानी थी। अब पंजाब में आप उठा के देख लें कि पंजाब में क्या सूरत हाल है। पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी थी ना, PTI की कैसे गवर्नमेंट बन गई? क्या ये एथिकल था? क्या ये मॉरली करेक्ट था? नहीं था। अभी बाकी तो छोड़ें, अभी तो ये एक्शन होने हैं, लेकिन सिंध में 4 PTI के MPs ने सेनेट के इलेक्शन में निसार खोड़ो को अभी वोट दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने बदकिस्मती से 2013 से अपने हाउस को इन ऑर्डर किया ही नहीं। याद रखें कि 2013 में आपको याद होगा, बल्कि शायद 2018 में इलेक्शन हार गए शाह महमूद कुरैशी MPA का, और उन्होंने किसी और पर नहीं, इनके ही जहांगीर तरीन पे इल्जाम लगाया था कि उन्होंने मुझे इलेक्शन हरवाया है। इमरान खान साहब ने कभी उसकी इंक्वायरी की? जस्टिस वजीउद्दीन ने अपनी रिपोर्ट में पार्टी इलेक्शन में कहा था, जहांगीर तरीन के हवाले से, अलीम खान के हवाले से कोई एक्शन लिया इमरान खान ने? जस्टिस वजीउद्दीन को जाना पड़ा। तो इमरान खान कभी भी, उन्होंने बदकिस्मती से इतने सालों में कभी भी अपनी PTI के अंदर की सियासत को कभी भी चेक नहीं किया, कभी भी दुरुस्त नहीं किया। वो इस किस्म के लोटों को एक्सेप्ट करते रहे। आज वही चीज़ उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। तो इत्तेहादी तो यही शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारे तो अगर 12 MNAs हैं तो आपके तो 24 के करीब MNAs जा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा जा रहे हैं, तो आपका घर ही क्यों नहीं है? तो हम क्यों इस घर की हिफाजत करें? अच्छा मगर इसमें एक बात अभी आती है कि वो जो स्पीकर के साथ कल प्राइम मिनिस्टर ने मुशावरत की, उसमें यह हुआ कि उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात हो। एक्शन लेने में यह है कि उनको नाअहल करार दिया जाए, और वो इस बुनियाद के ऊपर कि वो मुखालिफ फ्लोर क्रॉसिंग या जो भी है। तो मसला उसमें यह आता है कि एक जुर्म तो अभी सरजद ही नहीं हुआ, उनके खिलाफ एक्शन तो तब आएगा जब वो वोट दे चुके होंगे। उससे पहले तो एक्शन बिल्कुल बेसूद है। रऊफ साहब, जहां एक्शन हो गया है वहां एक्शन नहीं हो रहा है। सिंध में तो वोट दे दिया ना। हाँ, सिंध में वोट दे दिया, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं हुआ। तो उनके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन कमीशन में लिखा है, क्यों नहीं लिखा? तो चीज ये है कि इमरान खान, अनफॉर्चुनेटली इमरान खान इन सारी चीजों पे पर्दा डालते रहे हैं। इन सारी जो पार्टी के अंदर चीजें खराब होती गई, आज वो चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। आज वो सारे MNAs खुलकर सामने आ गए, और उनमें से बहुत से इत्तेहादी जो उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो इमरान खान साहब की एरोगेंस से परेशान थे। आप चौधरी परवेज इलाही से पूछें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, उन्होंने कहा अभी चंद मास पहले तक तो साल भर उन्होंने गुफ्तगू नहीं की हमसे। आज भी वो कहते हैं इमरान खान डायरेक्ट गुफ्तगू नहीं करते। तो चीज ये है कि आप उनसे वोट भी मांग रहे हैं, आप उनसे सपोर्ट भी मांग रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड ये है आपका
कि आप उनको साल भर तक आपने उनको पूछा तक नहीं। बिल्कुल। तो जाहिर है पीएमएलक्यू को जब मौका मिला तो पीएमएलक्यू बार्गेन कर रही है, एमक्यूएम को जब मौका मिला तो एमक्यूएम बार्गेन कर रही है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बाप प्लस बनने जा रही है पीटीआई के अंदर। ठीक ठीक है, है, बिल्कुल जी ऐसा, हरमीत। ये आपकी प्रेडिक्शन है कि बाप प्लस बनने अच्छा जा मजहर रही है। साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें तो शेख रशीद साहब का बयान भी कल बड़ा टेलीविजन पे और सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे बड़े गर्दिश कर रहा है कि गवर्नर राज जो है वो लगा दिया जाएगा सिंध पे। तो क्या ये मुमकिन है 18वीं तरमीम के बाद के वफाक को ये हक हासिल है कि मुमकिन हो पाएगा कि गवर्नर राज वहाँ पे राइज हो? बिल्कुल नहीं। देखिए ये बहुत खतरनाक खेल है और इसका रिएक्शन सिंध के अंदर बियॉन्ड पॉलिटिक्स जाएगा, बियॉन्ड पार्टी पॉलिटिक्स जाएगा। और शेख रशीद साहब इतना खौफनाक खेल ना खेलें। और ये अजीब व गरीब बात है, आज की दुनिया में कोई इस तरीके से, देखिए होंगे बिल्कुल, पैसे भी लिए होंगे। मैं तो कह रहा हूं ना कि ये वही एमएनएज है ना जो आपके पार्टी को हैंडओवर किए गए थे। बिल्कुल। तो पहले भी यही चीजें होती थी, पहले भी यही आपने फैसिलिटेट किया उनको। ये कल शहबाज गिल साहब जो रमेश कुमार पे इल्जामात लगा रहे थे, तो शहबाज गिल साहब जब ये कह रहे थे कि तुम मेरे पास ये नहीं आए थे, तो जिस वक्त वो आए थे उस वक्त शहबाज गिल साहब ने क्या कहा, क्या किया? उस वक्त रमेश कुमार को पार्टी से क्यों नहीं निकाला? तो चीज ये है कि जब आपके इंटरेस्ट में चीज होती है तो आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, जब इंटरेस्ट में नहीं होती और वो खुद आपसे निकल जाता है तो आप उस पर जवाबी इल्जामात लगाने शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक बड़ा खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान जो है वो बड़ा, उसमें भी अगर थोड़ी सी बात कर लें कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो बच सकती है लेकिन इमरान खान नहीं बच सकते। क्या कोई ऐसा भी फार्मूला जिसके ऊपर काम हो रहा है, या खालिद मकबूल सिद्दीकी चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर से ही कोई कैंडिडेट आ जाए और वो हुकूमत बना ले और इमरान खान को माइनस कर दिया जाए? देखिए वो खुद इमरान खान साहब के होते हुए तो ये मुमकिन नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि जो इमरान खान के साथ लोग हैं, और ज़ाहिर एक अच्छी तादाद में लोग हैं, वो तो कभी भी ये नहीं मानेंगे। ना इमरान खान उस तरह के कभी कप्तान रहे हैं कि वो कैप्टनसी किसी और को हैंडओवर कर दें, वो उनका मिजाज नहीं रहा। लेकिन ऐन मुमकिन है कि यही जो ग्रुप अलग हो रहा है, ये जो ग्रुप वो हो रहा है इसमें, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है डिफ़िकल्टी बहुत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो प्रपोजल दी है वो उस पे अमल दरामद होना मुझे मुश्किल लगता है। वो तो उन्होंने मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को तजवीज़ दी है विदाउट नोइंग इमरान खान। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये प्रैक्टिकल होने जा रहा है। लेकिन मुझे जो खतरा लग रहा है मजहर साहब, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें जिस तरह जी हरमीत, मुझे तसादुम नजर आ रहा है। यहाँ पे हाउस की तरफ हम जाते मुझे हैं मारधाड़ नजर आ रही है। ठीक है। मुझे 27 से पहले ये सारी चीजें नजर आ सर, रही हैं। जिस तरह से अभी आप सरप्राइज की बात कर रहे हैं, कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड, ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इमरान खान साहब ने जो जलसा करना है उसमें वो अपना ही इस्तीफा दे दे, जो 27 मार्च को डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने का इरादा रखती है। आपकी ऑब्जर्वेशन इस हवाले से क्या है? इस्तीफे वाली चीज इमरान खान के मिजाज में नहीं है। इस्तीफे वाली चीज खिलाफ मिजाज है इमरान खान के। हालांकि वो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप 27 मार्च को या कौम से खिताब करके आप इन सारी चीज़ों को एक्सपोज करें। जो आपको याद होगा कि 93 में नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू मजहर, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया हमारा और हमें ब्रेक पे जाना। बिल्कुल, जिस तरह से मजहर साहब एक बात करे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तसादुम की सूरत हाल नज़र आ रही है, बट अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल हो। बट अगले चंद जो दिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। कोई भी काम करते हुए आपको इन बिटवीन एनर्जी बूस्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेरा एनर्जी बूस्टर बाय द वे मेरी चाय ही होती है हमेशा मेरी भी से। चाय होती है। सही, बट चाय के लिए जिस तरह से हम पहले कह चुके हैं कि उसका जायका, उसका रंग
बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। एक अच्छी चाय तभी बनती है जब उसका जायका अच्छा हो, उसका रंग अच्छा हो। हरमीत, आप भी इस चीज़ से अग्री करेंगे, हम बाहर भी अक्सर जब चाय वगैरह पीते हैं और हमारी मर्जी की रंगत हमें नहीं मिलती, जिसको मैं कहती हूँ गोल्डन, मैं अगर अपनी जुबान में बात करूँ तो मेरा होता है गोल्डन रंग हो चाय का, अदरवाइज रिजेक्टेड चाय। और जो खराब चाय होती है ना, जिस तरह हम जाते हैं किसी के घर या मेहमान बनकर या किसी दोस्त के पास हॉस्टल जाते हैं या किसी जगह पे बैठते हैं, तो मेरी तो कोशिश होती है, बाकी चीजों में मैं इतनी बातें नहीं करता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ कि भैया चाय जो हो ना मजे की हो, कड़क होनी चाहिए, अगर मजे की ना हो तो पूरा, क्योंकि बूस्टर आपको, हाँ क्योंकि आपको बूस्टर जो हम कहते हैं कि हमें जरूरत है तो वो एक कप चाय की है। तो और दूसरी बात ये कि हमारे इलाकों में ज़्यादा ठंड होती है, उस ठंड चाहे वो गर्मी का मौसम हो तब भी वहाँ पे ठंड होती है, वैसे सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा चाय जो है वहाँ पी जाती है। तो वहाँ पे कोशिश मेरी ये होती है कि मैं अपनी चाय जो है खुद बनाता हूँ, मेरी अपनी आदत है, और अपनी हाथ की बनाई चाय कुछ ज़्यादा कड़क भी होती है और कुछ मज़े की भी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में आपने जो बात की कि अपनायत उसमें लाजमी है, और फिर अगर हम रिश्तों की बात करें तो उसमें मिठास ना हो, और मिठास अगर बढ़ानी है तो इस किस्म के जो चीज़ें हैं, इस किस्म के जो खासकर चाय की वजह से, अगर आप किसी को चाय का कप पिला देते हैं, अच्छी चाय पिला देते हैं, हम लोग अपने जाहिर बात है कि उसका मूड भी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, मूड भी अच्छा हो जाता है। और यही बात जो कि सुप्रीम की हम बचपन से सुनते आए हैं और अभी तक सुन रहे हैं, यही तो है वो अपनापन, यानी अपनायत, रिश्तों की खूबसूरती, उनको उजागर करना। और मतलब बॉन्ड्स पर बेसिकली जितने भी मैसेजेस होते हैं वो रिलेशनशिप्स और बॉन्ड्स के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। और मैसेज आपको बहुत खूबसूरत मिलता है, बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता हो गया, या इवन आप, मैं तो कहती हूँ दोस्तों के भी रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं। अगर आपकी किसी से छोटी मोटी नाराजगी चल रही है या कुछ भी, आप उसको एक चाय के कप पर बुला लें और अच्छा कप चाय का पिला लें, तो वो मेरे ख्याल में आपका वो जो गैप है वो फौरन फिल हो जाता है। वो ग्रेग मॉर्टेंसन ने कहा था कि उनकी किताब भी है 3 कप्स ऑफ टी, कि 3 कप पिलाओ चाय के और आप कबीले के फर्द बन जाओ। तो यहाँ पे 3 कप्स ऑफ टी वाली बात हो रही है। आप सुप्रीम पिएं, उसके साथ एंजॉय करें, इसका रंग भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, और अपनापन, वो जिसकी बात हो रही है। और जिस अपनापन की हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, रिश्तों में अपनापन, रिश्तों की अपनायत। सो हमेशा से जो हमने एड्स और कमर्शियल्स देखे हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के गिर्द घूम रहे होते हैं और बड़े खूबसूरत मैसेजेस हमें मिलते हैं। बट अब की बार जो है वो बहन भाई की मोहब्बत, उनके रिश्ते पर मबनी है। छोटा भाई हो तो मोहब्बत और तरह की होती है, बड़ा भाई हो तो मोहब्बत और तरह की होती है। बट भाई जिस भी एज का हो वो बहनों के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। सो वाकई यही तो है वो अपनापन जिसकी बात इस एड में भी पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं भाई हमारे लोग बहनों के घर जाते हुए या बेटियों के घर जाते हुए। इसी रिश्ते को इन्होंने उजागर किया है यहाँ पे इस एड में भी कि बहनों के घर जाना चाहिए, मोहब्बत का इजहार होना चाहिए, और चाय का कप। और मेरे ख्याल में अच्छा ये बात एक तरफ जब बाप बेटियों की तरफ जाते हैं या भाई बहनों के घरों में जाते हैं तो वो एक जो सपोर्ट और जितना आप खुद को पावरफुल फील करती है कोई भी लड़की, वो मेरे ख्याल में बहुत ही खूबसूरत वो एक फीलिंग होती है। सो मेरे ख्याल में जाना चाहिए कि मतलब उसको बावर करवाने के लिए कि तुम्हारी बैक पर कोई मौजूद है। सो ये जो है ये चीजें जो है वो कायम रहनी चाहिए, ये बड़ी और इन पॉजिटिव वैल्यूज को खत्म होना चाहिए। हाँ, ये बड़ी पॉजिटिव वैल्यूज हैं जो इनकलकेट की जा रही हैं और सुप्रीम के जरिए कि आप अपने रिश्तों को पहचाने। मुझे ऐसी याद आ रहा है, मेरी वालदा के साथ मेरा जो बॉन्ड था वो चाय का था। हमारे घर में बाकी लोग इतनी चाय नहीं पीते थे, लेकिन मेरी वालदा और मैं चाय बहुत ज़्यादा पीते थे। तो किचन में बार बार मैंने जाना, मैंने खुद उनको बना के देना, और वो खुद कहा करती थी तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो। सही। तो मतलब वो जाहिर है उस ज़माने में सुप्रीम ही पी जाती थी, उस ज़माने में भी, और हमारा बॉन्ड जो था वो बहुत मजबूत था। तो बहुत से किस्से हैं, वो फिर कभी बहुत से किस्से हैं और हम अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले शोज में भी। अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे ऐसी खवातीन की जो कि बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, घर से बाहर निकल के काम करती हैं और अपनी फैमिली का पेट पालती हैं। सो ऐसी तमाम खवातीन को हमारा सलाम। हम इस तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ अपने शो में भी डिस्कस करते रहते हैं, बट आपकी मुलाकात आज एक ऐसी खातून से करवाने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक रहीम यार खान से है, कि 5 बेटियां हैं और इन बेटियों की पैदाइश पर इनके खावन खासे नालात हैं, और इसी बात पर, इसी चीज़ को बेस बनाकर उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स कर दिया। अब ये जो खातून है अपनी 5 बेटियों को सपोर्ट कर रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं, उनको पाल पोस रही हैं, किस तरह से बिरयानी बेचकर। सो ये बड़ी मुतासर कुन स्टोरी है कि ज़िंदगी में कोई भी मौका ऐसा नहीं आना चाहिए जब आप सबको छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं। नहीं, आपको अपनी हिम्मत, आपकी अपनी एफर्ट जारी रखनी है। आज बिरयानी बेच रही हैं, हो सकता है यहीं से ही कल को कोई रेस्टोरेंट बना लें और इस तरह
कतरा कतरा करके दरिया बनता है। सो ये तमाम इंस्पिरेशनल स्टोरीज और आप सबको दिखाने का मकसद भी यही होता है कि हम सब और आप सब भी इससे कुछ ना कुछ सीखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यंगस्टर्स को कोई प्लेटफॉर्म उस तरह से प्रोवाइड नहीं किया जाता, अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं दी जाती कि वो अपने इस टैलेंट को मज़ीद इन्हांस कर सकें। और हमारे नौजवान इस तरह के हैं कि अगर इनको मुकम्मल तौर पर अपॉर्चुनिटीज़ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए तो ये बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन कर भी सकते हैं और कुछ कर भी रहे हैं। सो अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की एक मेन और नुमाया टीम लाहौर कलंदर्स की, सो फ्रेंचाइज की बेसिकली, सो ये इस अज़्म के लिए कोशा है और बहुत सा काम नौजवानों के लिए कर रही है और अपने पाकिस्तानी टैलेंट पर बिलीव करते हैं। और इसकी हमें एग्जांपल हाल ही में शाहीन शाह अफरीदी की सूरत में मिलती है कि 21 साल की उम्र में उनको कैप्टेंसी दी गई और फिर आपने देखा कि किस तरह से लाहौर कलंदर्स ने ये जीता PSL। सो मज़ीद क्या क्या करने का इरादा रखते हैं नौजवानों के लिए, किस किस्म के मौके फराहम करना चाहते हैं, ई स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ इस वक्त हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि लाहौर कलंदर्स ने मैदान मार लिया इस दफ़ा। सो सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी, आपका मेन फोकस ही पाकिस्तानी टैलेंट पर है, पाकिस्तानी यंगस्टर्स पर है। आपने शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह से ग्रूम किया, मज़ीद आप क्या क्या हमारे यंगस्टर्स के लिए करने का, लाहौर कलंदर्स करने का इरादा रखती है? बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि रऊफ़ भाई के साथ स्टूडियो शेयर करूं। और देखिए, हम जब इस फ्रेंचाइज़ को हमने लिया था, इसके राइट्स एक्वायर किए थे, तो पर्पज़ एक ही था कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो एंटरटेनमेंट है और 22-23 करोड़ बंदा इससे प्यार करता है और जो आपके बेआबाद मैदान हैं उनको हमने आबाद करना है। सो जब हमने वो ये फ्रेंचाइज़ ली और हम टूर्नामेंट में गए तो अनफॉर्चुनेटली जो हमें टैलेंट उस वक्त मिला इमर्जिंग कैटेगरी में वो इस स्टैंडर्ड का नहीं था। और उस पर भी जब हमने बोर्ड से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो टैलेंट है ही नहीं, यही टैलेंट अवेलेबल है। सो फिर हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के साथ आए कि यार हम अपना प्लेयर डेवलप करते हैं, जिसके अंदर हम पाकिस्तान में लैया से लेके तो DG खान, उसके बाद आपका ये जो है सरगोदा, पंजाब हमने कवर किया, फिर हमने कश्मीर कवर किया, फिर KP कवर किया, गिलगित बल्तिस्तान कवर किया। इस सारे प्रोसेस में हमने 5 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल लिए फ़िज़िकल, और उसमें से फिर जो हमने हीरे निकाले जो आज पाकिस्तान को भी सर्व करें, शाहीन हो, हारिस हो, फ़खर ज़मान हो। सो ये वो प्रोसेस था जिसके ऊपर बिलीव करके हम इस पे आए थे कि पाकिस्तानी नौजवान के पास बेइंतहा सलाहियतें हैं, अगर नहीं है तो उसके इजहार के मौके नहीं हैं। सो उसके ऊपर रख के हमने इस पूरी फ्रेंचाइज़ को बेस किया। जिस तरह अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में IPL हमसे आगे है। IPL जब आई थी तो उसमें उन्होंने एक एंटरटेनमेंट को, क्रिकेट को मिक्स किया था और क्रिकेटेनमेंट के नाम से वो सामने आए थे। बाकी दुनिया ने उनको फॉलो करने की कोशिश की, फ्लॉप हो गए। हमारी जो PSL है वो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट उसका जो है वो यंग टैलेंट है। आप देखें कि PSL के आने के बाद दुनिया क्रिकेट को कितने बड़े बड़े स्टार मिले, बाबर आजम ले लें, रिजवान ले लें, शाहीन शाह अफरीदी ले लें। सो अब वो जो नौजवान है उसके ऊपर हमारा बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो अभी हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में एक बनाया, हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बनाए और इसी प्रोसेस से हम आने वाले दिनों में नए लोगों को सामने लेके आए। और पाइपलाइन में रऊफ़ भाई हमारे पास कोई 128 प्लेयर्स हैं जिनको हम अभी ग्रूम कर रहे हैं। अच्छा। सो इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि हम दूसरी स्पोर्ट्स में भी इस तरह के एवेन्यूज़ खड़े करें और वहाँ भी यंग टैलेंट को अपॉर्चुनिटी दें, ताकि जो हमारी जो पोजीशन है स्पोर्ट्स में वो इतनी डिटीरियरेट हो चुकी है उसको हम इम्प्रूव करें। बिकॉज कोई भी मुआशरा जो है वो स्पोर्ट्स के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं होता। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि टैलेंट भी था, सब कुछ था, बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा था कि डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं था, ग्रूमिंग के लिए। सो उसके लिए फिर आपने इतनी लंबी एफर्ट की और हिम्मत नहीं हारी। गो के लोग बहुत बातें करते थे, ये कर लें, ऐसे कर लें, सेटबैक्स। तो फिर अपना जो मिशन था उसको सस्टेन रखना कितना मुश्किल था और फिर क्या क्या उन प्लेयर्स के लिए किया? देखिए, मुश्किल तब होता है जब आपके जहन में कोई डाउट हो, और डाउट तब क्रिएट होता है जब आपका बिलीफ ना हो।
जब आपको अल्लाह पे बिलीफ होगा और आपको अपने यंग टैलेंट पे बिलीफ होगा तो मुश्किल नहीं रहती चीज़ें, सिर्फ एक टाइम होता है। और जब आप हारते रहे, जब आप हार को सेलिब्रेट करते हैं तो जीत आपसे ज़्यादा दूर नहीं होती। सो वो क्या खूबसूरती से हमें मिली कि लाहौर के स्टेडियम के अंदर लाहौरियों के दरमियान जो है वो टूर्नामेंट हमने जीता और यंग टैलेंट के ऊपर जीता। अच्छा राणा साहब, मैंने देखा है कि बहुत सी चीज़ों में अच्छा, जैसे आप राणा बिलीफ साहब, की बुनियाद के अगर ऊपर हम कह रहे हैं कि एक सेकंड हरमीत, सॉरी आपकी तरफ आता हूँ, मतलब वो ये है कि आप परसिस्टेंटली लगे रहे हैं। बस आपका कोच जो है, हेड कोच जो है, आके उसके साथ आप हैं, आप उसी के साथ लगे रहे हैं। तो ये परसिस्टेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि लगे रहो, डटे रहो, बिलीव करो। आपने जैसे खुद कहा कि बिलीव की बात है, तो इसने आपको, आप समझते हैं कि ज़्यादा पॉजिटिव मौके प्रोवाइड करवाएं? देखिए वही बात है रऊफ भाई कि आप जो भी आप काम कर रहे होते हैं ना, अगर आपको ये बिलीफ है ना कि आपकी डायरेक्शन ठीक है तो कामयाबी आपसे ज़्यादा दूर नहीं होती। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। आप जिस प्रोसेस को लेके हम चल रहे थे, लोगों ने बहुत बैशिंग की, लोगों ने कहा कि इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, ये टूर्नामेंट में इंटरेस्टेड ही नहीं होते, इनका काम ही खेल तमाशे करना है। लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम उस बिलीव के ऊपर काम कर रहे थे और PSL को लार्जर देन लाइफ बना रहे थे। लाहौर कलंदर वो वाहिद फ्रेंचाइज है जो सारा साल काम करती है। लाहौर कलंदर वो वाहिद फ्रेंचाइज है जिसका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका यॉर्कशायर से कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका मल्टीप्लाई टाइटन से कॉन्ट्रैक्ट है। सो हम प्लेयर ग्रूम करके ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी उनको प्लेस करते हैं। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी है कि अपनी हार को जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो फिर जीत थोड़ी दूर होती है। बहुत अच्छी बात की जी हरमीत। अच्छा राणा साहब, अगर हम देखें इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि फौज साहब की जो पर्सनालिटी है जो हमने देखी है, तो जाहिर बात है कि जी हरमीत, अगर फवाद साहब के बारे में अगर हम देखें तो थिएटर में उन्होंने बड़ा काम किया, उसको के साथ साथ उनको नसीरुद्दीन शाह कहा जाता था। ऐसे में इन्वेस्टमेंट अगर आप लोगों ने करनी थी तो कोई और तरीकाकार नहीं था कि आप थिएटर में करते हो कि और चीज में करते हो? देखें तो 6 दफा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। हुए तो 5 दफा आपको हार हुई है। हरमीत का सवाल बड़ा आवाज शायद नहीं आई। वो कह रहे फवाद को तो नसीरुद्दीन शाह कहा जाता था थिएटर का, इतना शानदार एक्टर था। तो जिस वक्त उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा तो ये नहीं सोचा मैं थिएटर में ही करूँ, ये क्रिकेट का उनको ख्याल कहाँ से आ गया? मतलब नहीं देखिए, मेरी फैमिली में मैं वाहिद इंसान हूँ जो बिजनेस में आया, बाकी सारे ऑब्वियसली जॉब करते हैं। सो जब ये अपॉर्चुनिटी आई तो उस वक्त फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं लुब्रिकेंट्स के बिज़नेस में था और एंटरटेनमेंट की कोई फील्ड ढूंढ रहा था जहाँ पे, क्योंकि देखें हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा फुकदान जो है वो एंटरटेनमेंट का है। आप ये अभी देखते हैं कि चैनल्स पे जो चीज़ें चल रही होती है, ये जनरली लोगों को गुस्सा भी आता है, उनको दुख भी होता है, वो हंसते भी हैं, वो रोते भी हैं। ये काम होता है स्टेडियम के अंदर कि जब हमारी लाहौर की टीम हारती थी तो सारा पाकिस्तान हमें कहता था कि यार ये ठीक नहीं कर रहे। लोग तो कहते थे लाहौर कलंदर्स नाम ही मनहूस है। सो ये जो चीज़ थी, इसको फिर हमने मद्देनजर रखते हुए, अब देखिए ना पाकिस्तान में बहुत से शोबे ऐसे हैं जो कि पीछे हैं, लेकिन कोई शोबा ऐसा नहीं है जो इतना पॉपुलर हो के पीछे हो। सो क्रिकेट से हमने उसका आगाज किया है, उसके बाद दूसरी चीजों में भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अच्छा, मतलब आ रहे हैं दूसरी चीजों की तरफ। लेकिन हमारा अच्छा, जब मुझे पता लगा ना कि आज आप आ रहे हैं, सो मैं दिमाग में बहुत कुछ सोच रही थी, लेकिन एक चीज जो मैंने सोची कि मैं पूछूंगी लाजमी, वो ये कि जब आप लोग जीते तो उसके बाद आपने कितने दिन तक ये सेलिब्रेट किया अपनी जीत और किस तरह से किया? मतलब वो सारा मैं जानना चाह रही हूँ। देखिए, आप एक चीज देखें कि बहुत कम होता है ऐसा कि किसी फ्रेंचाइज के ऐसे डाई हार्ड फैन हो और अक्रॉस पाकिस्तान हो। वो फ्रेंचाइज से ज्यादा फ्रेंचाइज के मालिक के भी बहुत है ना। आप बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह ये है कि फेस है ना हमारे वो। तो जब आप एक फेस बनाते हैं और साथ उसको कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली लोग फैन बनते हैं। सो हमारी कोशिश ये थी कि हम अब इन जो हमारे फैंस हैं उनको खुशियाँ दें। सो हमारी खुशी ये है कि हमारा हर फैन लंडी कोतल से लेके तो ये चक्सवारी तक जो हमारा ज़मान खान का गांव है वहाँ तक वो खुश हो रहा है, या खैबर से लेके तो उधर कराची तक। आप ये देखेंगे जब हम जीते, बाकी 5 टीमें भी ट्रॉफी जीती है ना, सो हम जीत के अपने प्लेयर्स की फैमिलीज के घर के लंडी कोतल से शाहीन शाह अफरीदी के वालिद से हमने शुरू किया। हालांकि प्लेयर्स बबल में या मैच खेल रहे हैं, वो हमारे साथ नहीं थे, लेकिन हम ट्रॉफी लेके उनके पास गए उनको एक्नॉलेज करने के लिए कि उन्होंने इतने अच्छे बच्चे पाकिस्तानी कौम को दिए। अच्छा, और ज़मान का ज़रा ख़ास तौर पे जो आना है, शाहीन शाह अफरीदी का भी पहले आना जो है बड़े दूर दराज इलाके से उसका ताल्लुक था, तो वहाँ तक पहुँचना भी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मार्का है। इन लोगों को ज़मान को भी लेके आना भी बहुत बड़ा मार्का है। गली कूचों के बच्चों को उठा के एक बिल्कुल मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आना बहुत बड़ा मार्का है। तो वो बिलीफ ही है या कुछ और भी है, कुछ स्ट्रेटजी भी है, प्लान भी है उसके साथ? देखिए, सबसे पहले तो बिलीफ होना चाहिए ना कि आप ये काम कर सकते हैं, और आप
ये गेम ऐसी है, ये बिजनेस ऐसा रहो भाई कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये प्लेयर्स के हाथ में बॉल है, उनके हाथ में बैट है। रोप के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता, रोप के बाहर जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, 6 साल किया, उसका रिजल्ट फिर रोप के अंदर आपको नजर आया। सो लंडी कोतल हो या चक सवारी हो, शाहीन शाह अफरीदी हो या जमान खान हो या हारिस रऊफ हो या फ़खर जमान, लेकिन फ़खर जमान ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई पाकिस्तान, हमें वो कप इस दफ़ा उन्होंने जिताया जो पहले पाकिस्तान के लिए जिताया था। शाहीन शाह अफरीदी ने आपको वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ जिताया जो हिस्ट्री में नहीं हुआ था, ठीक है, हमें उन्होंने बाद में जिताया। लेकिन ये बिलीव और ये प्रोसेस जिसके ऊपर हम ऑनेस्टी से काम कर रहे थे, उसका बिलीव था ये, और ये था कि यार ना हमें डर लगता है और ना हम लालची हैं। देखिए अल्लाह मियाँ ने जब लिखा हुआ है अल्लाह ने तो वो होगा। अच्छा, हमारा काम है मेहनत करना। जी जी हरमीत। जी जी राना साहब, हम देखें तो इससे कबल 5 दफ़ा मेरे ख्याल में आप लोगों को हार हुई है और मायूसी भी हुई है। फवाद साहब को जब हम देखते थे तो वैसे हमारी वालदा जब हयात थी तब वो भी दुआ करती थी कि अल्लाह लाहौर कलंदर को ही जितवाए। अब ऐसे में कभी ऐसा हुआ है कि आप भाई बैठे हो फवाद साहब के सामने और हाथ जोड़े कि राना जी अब माफ़ कर दो, बहुत हो गया, बार बार हम हार रहे हैं, किसी और जगह इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं? नहीं, फवाद भी का उसमें कसूर कोई नहीं था। अगर फवाद भी के हाथ में बॉल होती है, बैट होती है तो डेफिनेटली फिर हम उनसे कह सकते थे कि यार आप गलत खेल रहे हैं। प्रोसेस फिर वही बात आ जाती है कि आपने जीतने के 2 तरीके थे। एक तरीका ये था कि आप जोड़ तोड़ करते, मुख्तलिफ टीमों को तोड़ने की कोशिश करते, उनसे प्लेयर को ज़्यादा मुआवजे पर उठाने की कोशिश करते, अंडर द टेबल उनको पैसे देने की कोशिश करते, वो हमने नहीं किया। दूसरा तरीका था कि अपने नौजवानों पे बिलीव करते और उनको अपॉर्चुनिटी देते कि इंशाल्लाह एक दिन वो आएंगे सामने और जिताएंगे। और उसकी इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि 21 साल नौजवान जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा कैप्टनसी कर रहा था, वो लाहौर कलंदर के लिए उसने ट्रॉफी जीत ली। सही। अच्छा एक और चीज़ कि नौजवानों के लिए ये मजीद क्रिकेट में क्या क्या कर रहे हैं, प्लस ई स्पोर्ट्स, इसमें आप बहुत से यंगस्टर्स को ऑन बोर्ड करने का इरादा रखते हैं, तमाम तर चीज़ों के हवाले से थोड़ा सा बताएं। देखिए एक तो आ गई ऑब्वियसली आपकी फिजिकल स्पोर्ट्स, अब कोविड की वजह से भी और उसमें भी ये मोबाइल इंडस्ट्री जो है और इसके मोबाइल के अंदर आपकी आगे गेमिंग इंडस्ट्री जो है, सो वो जो बच्चा अब घर बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, उसको भी तो एंगेज करना है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको एक हेल्दी एक्टिविटी, अगर आप ग्राउंड में नहीं भी जाते ना सो आप मेंटली टफनेस लेके आते हैं, क्योंकि हार आपको बहुत कुछ सिखाती है और जीत जो है वो आपके लिए बहुत सी खुशियाँ लाती है। सो जो आप देखेंगे ये स्पोर्ट्स जो है ये अब एशियन गेम्स का हिस्सा बन गई। सो कोशिश और ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान एशियन गेम्स में इसके अंदर मेडल ले, तो उस हवाले से हम इसके अंदर जो है वो एंटर हुए। ये पूरे पाकिस्तान लेवल के ऊपर, पूरे पाकिस्तान लेवल के ऊपर करें। जबरदस्त, 25 शहर होंगे सर। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे तो बड़े खूबसूरत मैसेजेस भी इसमें मिले और ऑब्वियसली हमारे बिलीफ की जो व्यूअर्स बात है, इतना बिलीफ स्ट्रांग हो तो मतलब फिर मेरे ख्याल में कुछ भी आदमी कर सकता है। और पाकिस्तान के अंदर भी बिलीफ होना कि पाकिस्तानी बहुत आगे जा सकते हैं, इसके सहारे भी मेरे ख्याल में बहुत। बट इसके लिए जिस तरह से मुस्तकिल मिजाजी और पेशेंस का मुजाहरा किया गया वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स अभी हम शो शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। बख्शिशों और मग़फ़िरत की रात शब बरात नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाती है और इसकी फ़जीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर 15वीं रात शाबान की जो है वो बाबरकत रात है। इस रात लोग इबादत करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, अपनी बख्शिश की दुआ मांगते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। इसी रात में बहुत कुछ है, उसके हवाले से फरमाइए कि जो मुसलमान हैं उनके लिए क्या क्या हुक्म है, क्या क्या करें, कैसे अपने बारे में अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के दुआ मांगें कि उनकी मग़फ़िरत भी हो जाए और फिर उनकी उम्र की दराज़ी भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम के तमाम जो मेज़बान हैं और इसके मुंतज़मीन उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस अहम मौका पर मुझे इस अहम मौजू पर
इज़हार ख्याल का मौका दिया जा रहा है। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। शाबान की 15वीं रात, जिसको उर्फ़ आम में शब बराअत कहा जाता है, यानी छुटकारे वाली रात, हदीस शरीफ की किताबों के अंदर इसका पूरा बाब मा जा फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान, और इसके बारे में सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद फ़रामीन मौजूद हैं, और उन्हीं के अंदर वो सारे पहलू मौजूद हैं जिनके लिहाज से अभी हमारे जो मेज़बान हैं उन्होंने इशारा किया। सबसे पहले तो ये है कि इसको जो शब बराअत कहा जाता है, छुटकारे की रात, वो इसलिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद। जी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, जैसे हदीस की किताब में ये मौजूद है, ये बाबरकत रात है शब बरात, उस हवाले से मतलब तमाम मुसलमानों के लिए अहकामात हैं। इसी रात में लोग अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, अपनी उम्र की दराज़ी के लिए दुआ करते हैं, कब्रिस्तानों का रुख करते हैं और वहाँ जाके दुआएं करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआएं करते हैं। तो बहुत अहमियत है मतलब इस हवाले से। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि ज़मज़म कुएं में पानी जो है उसमें भी इजाफ़ा हो जाता है, मतलब इस हवाले से। तो डॉक्टर साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम दोबारा। ठीक है, डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से हम शब बारात की अहमियत और फजीलत की बात कर रहे हैं, एक तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, शब बारात हो, शब महराज हो, जब ये रातें आना शुरू हो जाती हैं और जब इन महीनों का आगाज़ होता है, शाबान या दूसरा भी, सो हमें एक इशारा मिलता है कि बस अब रमज़ान में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। अभी भी मेरे ख्याल में 15 दिन हार्डली रह गए, 15 या शाबान के बाद रमज़ान है। और हाँ, तो एक तो वो बड़ा आपको जो फीलिंग आती है इन रातों के बाद, इन महीनों के बाद, कि बस अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। प्लस जो एक माहौल होता है जब आप मस्जिदों के आगे से गुजरते हैं, जो आवाज़ें आ रही होती हैं नातों की, और इसके अलावा जिस तरह से वहाँ पर महफिल का इनकाद किया जाता है, वो बड़ी खूबसूरत है। और फिर जिस तरह से नज़र न्याज का अहतमाम किया जाता है, अभी कुछ लोग तो आज भी करते हैं, आज की रात भी करते हैं, लेकिन कल का जो दिन होगा सो वो हर घर में, और फिर सिर्फ इबादत के अलावा भी, यानी कल का जो रोज़ा है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। लोग बहुत ज़्यादा रोज़े भी रखते हैं, और मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो शब महराज, शब बारात और इसके अलावा फिर इनके अगले 15-15 दिन के भी रोज़े रखते हैं, ताकि अपनी दुनिया संवारें, अपनी आखिरत संवारें। सो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और जब आप इन चीज़ों को में पार्टिसिपेट करते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको जो इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब इस हवाले से आप फरमा रहे थे जो अहमियत है शब बारात की। जी जी जी, तो इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। आप इरशाद फरमाते हैं कि ये रात जो ही आती है, मसलन आज गुरूब आफ्ताब के बाद ये रात शुरू होगी, फरमाया गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद रब्बे ज़ुल जलाल आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमाता है, और इसके बाद खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू की तरफ से मुख्तलिफ ऐलानात होते हैं इंसानों के लिए। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना गोल्डन चांस है, और हम इंसानों के लिए कितना सुनहरी मौका है। आज मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइसिस में लोग मुब्तला हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइब हैं, मसाइल हैं। किसी को रिज़्क़ की कमी का सामना है, किसी को बीमारियों और मुश्किलात ने घेरा हुआ है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से ये ऐलानात सारी रात होते हैं यहाँ तक कि फजर हो जाए। उन ऐलानात में से एक ऐलान ये है, हल मिन मुस्तगफिर फअगफिर लहू, है कोई ऐसा जो कि अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहता हो तो मैं उसको मुआफ़ कर दूँ। अब जिसने बख्शना है वो खुद उसकी तरफ से ये उसकी रहमत ये कह रही है कि आओ मैं तुझे बख्शूँ। है कोई ऐसा कि जो बख्शिश चाहे तो मैं उसको बख्श दूँ। और साथ ही ये ऐलान होता है, हल मिन मुस्तरज़िक फअरज़ुक़हू, है कोई ऐसा जिसे रिज़्क़ की तलाश हो और मैं उसको रिज़्क़ दे दूँ।
हल मिन मुब्तलन फ़उआफ़ियहु, है कोई ऐसा जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल में उलझनों में फंसा हुआ हो, वो चाहे तो मैं उसको आफ़ियत अता कर दूँ। हल मिन कज़ा कज़ा, यानी ये वग़ैरह वग़ैरह के साथ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी आगे ये वजाहत फरमा दी, क्योंकि एक दो किस्म के ही ऐलानात नहीं हैं, बल्कि मुसलसल अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी इंसानी हाजात हैं, जितने भी इंसान के काम हैं और जो भी इंसान की मुश्किलात हैं, उसके लिहाज से अल्लाह ताला की तरफ से ये सारी रात ऐलान होता रहता है। अब ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पे एहसान है, अगर ये रात आती, ऐलान होते रहते और हमें पता ना चलता और ज़िंदगी बसर हो जाती और क़यामत के दिन जाके पता चलता कि एक रात तो ऐसी भी थी और फिर ये ऐलानात हो रहे थे, तो कितना हमें इस पर अफसोस होता। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़ी मेहरबानी है कि आपने एक तो इस रात की तायीन फरमा दी और दूसरा इस रात का जो मुकम्मल वक़्त है उसके बारे में वजाहत फरमा दी कि ये एक एक लम्हा इसका कितना कीमती है। और तीसरे नंबर पर जो ऐलानात होते हैं कि इंसान को इस रात में क्या कुछ मिल सकता है और उसके कौन कौन से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं, वो भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के अंदर आपने तफसीलन बयान कर दिया। इसमें हमारे लिए जो बरात और छुटकारे के लिहाज से पैगाम है कि जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़यग़फ़िरु लिअक्सरा मिन शारे गन्म क़ल्ब, के रब्बे ज़ुल जलाल इस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद कर देता है। बनी कल्ब की बकरियां भी ज़्यादा थीं और फिर वो ज़्यादा बालों वाली बकरियां थीं। ठीक है। तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो सालाना, हर साल जब ये रात आती है तो नए लोग इतने जहन्नम से बरी किए जाते हैं। तो इस बुनियाद पर भी हर बंदे को इसकी आमद से पहले ही ये तमाम होना चाहिए और ये दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह उस लिस्ट में हमें भी शामिल करे कि जिनको आज की रात जहन्नम से बरी किया जाएगा। बिल्कुल। इस सिलसिला में जो लाहे अमल है, उस लाहे अमल में ये है कि बारात के लिए ये ज़रूरी है कि पहले इंसान के एहसास में ये चीज़ हो कि उससे कौन कौन सी गलतियाँ सरजद हुई हैं और कहाँ कहाँ उससे तजावुज़ हुआ है। जिस वक़्त एक इंसान अपने माजी को सामने रख कर अपना मुहासबा करता है, उसके बाद उसमें तौबा का शौक़ पैदा होता है और वो तौबा फिर बड़ी मुअस्सिर होती है। बिल्कुल, ऐसी तौबा बहुत ज़्यादा मौसर होती है। बहुत खूबसूरत आपकी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे और अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अभी रहने देना चुप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। एनर्जी बूस्टर और एनर्जी बूस्टर सबसे अच्छा मेरे ख्याल में चाय होती है, इससे ज़्यादा तो कोई और ज़बरदस्त एनर्जी बूस्टर होता है। मैं तो सुबह सुबह उठता हूँ ना, जब पहला काम मेरा ये होता है कि मेरे सराहने मग पड़ा हो चाय का। अच्छा। और वो चाय जो है उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, उसमें रंग हो उसका जायका हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हम जिस तरह से हमने शो के स्टार्ट में अपनायत की, अपनेपन की बात की और सुप्रीम का मैसेज भी यही है कि रिश्तों को जोड़ा जाए, रिश्तों की खूबसूरती को उजागर किया जाए। जिस तरह से हम पहले भी बता चुके हैं, बाप बेटे का रिश्ता, माँ बेटी का रिश्ता, अब जो लेटेस्ट ऐड आया है उसमें खूबसूरत रिश्ता दिखाया गया है बहन और भाई के दरमियान। तो ये तमाम रिश्तों की खूबसूरती को उजागर करने में सुप्रीम अपनापन बहुत ज़्यादा हाथ है। अपनापन की बात हो रही है, सुप्रीम ने हमेशा अपनापन के हवाले से पैगामात दिए हैं। पहले कभी बाप और बेटी के रिश्ते के हवाले से, फिर माँ और बेटी के हवाले से, और अब जो लेटेस्ट आपने देखा है भाई और बहन के हवाले से। हमारे यहाँ एक अजीब बात होती है, छोटे भाई तो मोहब्बत करते ही हैं, लेकिन बड़े भाई और वालिदैन ख़ास तौर पे जब बेटी की शादी हो जाती है उस वक्त पता नहीं क्यों एक अजनबियत का एहसास उनको होता है, या पता नहीं उसके घर जाते हुए, और वो कहते हैं हमारे घर आ जाओ बट हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे, हिचकिचाहट सी होती है। तो ये अपनापन जो है पैदा हो सकता है अगर आपको एक सुप्रीम का कप अच्छा सा मिल जाए वहाँ पे जाके। हरमीत क्या कहना चाहेंगे इस पर आप?
बिल्कुल बिल्कुल, रोज़ साहब ने दुरुस्त फरमाया कि ये बहुत सारी चीज़ें तो हैं जो हमारे माशरे में ज़्यादा होती हैं, दिखाई भी देती हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूं, मैं जब भी अपनी बहन के घर जाता हूं और मुझे उनके हाथ की चाय जो बनाती हैं वो बड़े मज़े की होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम देखें तो बहुत सारे ऐसे हमारे इलाकों में ख़ासकर बहुत ये होता है कि पठानों में फिर लोग जो हैं जब शादियां हो जाती हैं बच्चियों की तो उधर रुख नहीं करते, वहाँ पे जाते नहीं है घरों में। लेकिन ये जो कड़वाहट है उसमें मीठापन लाने के लिए सुप्रीम जो अपने एड्स के ज़रिए एक अच्छा सा पैगाम दे रहे, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा खूबसूरत सा पैगाम है, जिसके ज़रिए जो कड़वाहट है कम से कम उसमें दूरी होगी, कम से कम वो जो मिठास है वो रिश्तों में दोबारा बहाल होगी। और होना भी यही चाहिए, चाहे दोस्तों में आप बैठे हों, रिश्तेदारों में हों, बहन भाई हों या जो भी हों, चाय का अगर इसी तरह चाय मिले कमाल की तो भाई भैया सारी कड़वाहट। बिल्कुल ठीक आपने भी बात कही है। और इसी के साथ अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे, ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे। चाय पर जरा बात करते हैं ना। हाँ, चाय रंग, पे मैं पी भी रहा हूँ और आप भी, आपके सामने भी मौजूद है ये सिप। बिल्कुल। सो यही बात जिस तरह से हरमीत हम कर रहे थे और जिस तरह हम तीनों अगर आपस की बात करें, बाहर किसी की क्या बात करनी है, हमारे लिए चाय का रंग और चाय का जायका बहुत मैटर करता है। और हम तीनों ही कड़क चाय पीने के शौकीन है। मुझे तो लगता है चाय कड़क हो, वो जो दूसरी चाय होती है ना फिर वो चाय होती नहीं है, वो फिर आप दूध ही पी लें। इससे और खास तौर पे मतलब रिश्तों को उजागर करने के हवाले से जो पैगामात हैं, रिश्तों को अपनायत देने के लिए जो पैगामात हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। आप अपनी सोसाइटी में वैल्यूज़ अगर ख़त्म हो रही हो तो उनको तब्दील कर सकते हैं। और वैल्यूज़ में ये बहुत अहम है कि आप जाएं, अपनी बहनों के घर जाएं, अपने बच्चों के घर जाएं, उनसे मोहब्बत का इजहार करें। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी मुआशरे में ये वैल्यूज़ कायम हैं और अब ये और ज़रा कायम हो गई हैं। उसमें बड़ा रोल है सुप्रीम का कि सुप्रीम ने जिस तरह के एड्स चलाए हैं, जिस तरह की प्रमोशन की है, उस प्रमोशन के हवाले से ये पॉजिटिव वैल्यू इनकलकेट होती है। बिल्कुल तो, ठीक हो गया। अच्छा, इसी के साथ ही हम अपना वाइंड अप करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बच्चों की तालीम बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बट इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल जो कि अक्सर बहुत से पेरेंट्स को, स्पेशली जो यंग कपल्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है कि असल एज क्या हो जिसमें बच्चों की स्कूलिंग जो है वो स्टार्ट करवा दी जाए। वेस्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पर ये पसंद ही नहीं किया जाता कि 6-7 साल से पहले किसी भी बच्चे का एडमिशन करवाया जाए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी इस्लामी तालीमात भी यही कहती हैं कि 7 साल के बाद आप बच्चे को मजबूर करें। इवन नमाज का भी इस उम्र के बाद ही हुक्म है कि बहरहाल ये तमाम चीज़ें तो दूसरे पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं, बट हम अपने पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो यहाँ पर एक तो बिजनेस का एंगल इसमें आ जाता है कि बच्चों को 2.5 से 3 साल की उम्र में उनकी स्कूलिंग और प्ले ग्रुप वगैरह स्टार्ट करवा दिया जाता है। प्लस अगर हम आजकल की माओं को देखें तो मोस्टली जो माएँ हैं वो बच्चों से जान छुड़ाना चाहती हैं। ये बड़ी तल्ख हकीकत है, बट ये हकीकत है। और उनका दिल करता है कि बच्चा स्कूल में जाए, ज़्यादा टाइम वहाँ पर स्पेंड करे और वो पीछे से अपनी नींद पूरी करें। बहरहाल ये तल्ख हकीकत है, बट इसमें सवाल यही पैदा होता है कि एक्चुअल एज क्या है जब किसी भी बच्चे को स्कूल भेजा जाए, जब उसमें इतनी कैपेसिटी आ चुकी हो कि वो कुछ ना कुछ सोच समझ सके, अपने अंदर ग्रैब कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। सो इसी पर आज हम डिस्कशन करेंगे। माहिर तालीम रियाजुर रहमान साहब हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। रियाज साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं कि हमारा पाकिस्तानी कल्चर मुख्तलिफ है, वेस्ट कुछ और कहता है, इस्लामी तालीमात कम व बेश वो कहती हैं जो वेस्ट में फॉलो किया जा रहा है। आपके ख्याल में बच्चे की जो मेंटालिटी है, साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए राइट एज क्या है जब बच्चे का दाखिला स्कूल में करवा दिया जाए? देखिए, अगर हम रेफरेंस इस्तेमाल करें पूरी दुनिया का और दुनिया के वो ममालिक जहाँ पे एजुकेशन का स्टेटस बहुत बेहतर है, उसमें अगर हम फ़िनलैंड को ले लें क्योंकि उसको हम आइडियलाइज़ करते हैं, तो वहाँ भी 7 साल है। इसी तरह अगर हम इस्लामी तालीमात को लें जिसका जिक्र आपने पहले फरमाया है, वहाँ भी जो हमें हुक्म दिया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफ़हूम के मुताबिक, वो यही है कि आप पहले 7 साल बच्चे को बादशाह की तरह ट्रीट करें, अगले 7 साल बच्चे को एक फॉलोवर बनाएं, एक ऑब्जर्वर बनाएं और उसको सिखाएं। तो इसका मतलब यही है कि स्कूलिंग जो है वो 7 साल से शुरू होनी चाहिए। और अगर हम दुनिया की जो लेटेस्ट रिसर्च 2018 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की आई है, वो भी इसको 7 साल इंडिकेट करती है कि बच्चे को कम से कम 7 साल की उम्र में स्कूल में भेजें, जहाँ पे एक ऐसा माहौल हो जो डिसिप्लिन हो, जहाँ बच्चे ने लर्निंग करनी है या सीखना है।
उस वक्त आप बच्चे को स्कूल में भेजें। 7 साल की उम्र में जिस वक्त बच्चा स्कूल जाता है अमूमन हमारे यहाँ, तो वो तो एक बस्ता ऐसा होता है जो मजदूर उठाने के लिए चाहिए होता है, मतलब साथ में उस वक्त तक इतना उस पर बोझ लाद दिया जाता है। आपके ख्याल में अगर 2.5 साल से जहाँ से बच्चे की अमूमन जो अब ग्रामर स्कूल हैं, बीकन हाउस है, या बाकी भी जो बहुत सारे स्कूल हैं प्राइवेट हैं, इवन सरकारी में भी मतलब ये हो गया कि वहाँ पे 2.5 साल से शुरू कर रहे हैं, तो बच्चे की क्या ग्रोथ स्टंटेड होती है, क्या उसमें रुकावट आती है, उसकी जहानत में कमी हो सकती है, क्या हो सकता है? देखिए, दरअसल ये जो शुरू के 7 साल हैं ये पेरेंटिंग के 7 साल हैं। और अगर आप देखें कि हमारे दौर में, या आप देखें कि जो आज से 30 साल 40 साल पहले हमारी पेरेंटिंग की जाती थी, उसमें हमारे दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, हमारे वालदैन का, वालिद और वालदा का बड़ा रोल होता था। और अगर आप एक बच्चे की साइकोलॉजी देखें, जो बच्चा बहुत छोटा होता है, 6 माह का, 2 माह का, 4 का, आप उसको 12 माह का भी समझ लें, तो बच्चा देखने से सीखता है, विजुअलाइजेशन से सीखता है। सबसे पहले वो विजुअलाइज करता है कि ये क्या कर रहे हैं, फादर क्या कर रहे हैं, हाथ कैसे उठाते हैं, मिलाते कैसे हैं, मुझे फीड कैसे किया जाता है, वो इन सब चीज़ों को सीखता है। और थोड़ा जो ग्रो करना शुरू करता है तो वो एक्सप्लोर करना शुरू करता है। वो आप देखेंगे कि घर के ड्रॉ खोलता है, वो अलमारियाँ खोलनी शुरू कर देता है, वो शूज़ पकड़ लेता है, वो डिफरेंट चीज़ें पकड़ लेता है, टॉयज़ पकड़ लेता है। तो कुदरत ने जो उसको एबिलिटी दी हुई है वो विजुअलाइजेशन दी हुई है, और सेकंड ऑब्जर्व करने की दी हुई है, और थर्ड जो उसको एबिलिटी दी हुई है वो दी हुई है कि वो एक्सप्लोर करे। अब ये जो उसका पहले 5-6 साल का पीरियड होता है, ये एक्सप्लोर करने का पीरियड होता है। और इसमें अगर हम उसको स्कूल भेज देते हैं, वो लिखना शुरू कर देता है, याद करना शुरू कर देता है, मेमोराइज करना शुरू कर देता है, तो हम उसको बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं, क्रिएटिविटी खत्म कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल हम उसकी अच्छा, ये एक्टिविटी जो खत्म कर 7 रहे साल होते हैं। वाला ये रूल है, मेरा नहीं ख्याल ये पाकिस्तान में अब क्या आइंदा आने वाले सालों में भी फॉलो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पेरेंट्स उस तरह से नहीं, स्पेशली माएँ उस तरह से नहीं, प्लस हमारा कल्चर भी वैसा नहीं। और हमारे यहाँ पर तो एक ये बड़ी टिपिकल मेंटालिटी है कि अगर बच्ची या बच्चे को 7 साल की उम्र में आप स्कूल भेज रहे हैं, विच मीन्स कि उसका मैट्रिक भी उतनी लेट या ओ लेवल्स, तो फिर इसकी अगली लाइफ इतनी मुतासर होगी। अच्छा, तब इतने बच्चे इतनी एजुकेशन कंप्लीट कर गए होंगे और हमारा बच्चा उनसे इतना पीछे होगा। ये तमाम चीजें बहुत मैटर करती हैं, लेकिन 7 साल से पहले चले जहां जहां ये फॉलो होता है, क्या सिखाया जाए बच्चे को? घर पर रह के आप बच्चे की ट्रेनिंग किस तरह से करवाएं, उनको किस तरह से एक्टिविटीज में एंगेज करें, किस किस्म की एक्टिविटीज में एंगेज करें? देखिए, 7 साल से पहले कॉग्निटिव लर्निंग, जिसे कि आप मेमोराइजेशन कह सकते हैं, जिसे कि आप हल्का फुल्का बच्चा लिखना शुरू करता है, वो नहीं करवानी चाहिए, साइंस ये कहती है। और अगर हम बच्चों को जो 7 साल से पहले का पीरियड है वो उसकी एक बाकायदा ट्रेनिंग का पीरियड है, और ट्रेनिंग जो है वो एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग है। और एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग से मुराद है कि जो वालिदैन कर रहे हैं वही वो बच्चा करेगा। तो अगर हम कोई अच्छा एक्ट करेंगे तो हमारा बच्चा हमें देख के विजुअलाइजेशन की मदद से वही एक्ट सीखेगा और वही वो परफॉर्म करेगा। हम एक दूसरे से मोहब्बत से बात करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, अदब से बात करेंगे, वो ये सारी चीज़ें सीख लेगा। हम अपने आप को हाइजीनिक रखेंगे, सैनिटेशन सही करेंगे, बच्चा वो सैनिटेशन सीख लेगा, अपनी चीज़ों को दुरुस्त करना सीख लेगा। तो घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मदर अपने बच्चों को सिखा सकती हैं, सिखाती रही हैं और सिखाई जा सकती हैं, आजकल भी सिखाई जा रही हैं। तो ये इस एक्टिविटीज़ की तरफ पेरेंट्स को तवज्जो करनी पड़ेगी। दरअसल जो प्रॉब्लम्स आ गई ना, प्रॉब्लम ये आ गई कि मदर भी जॉब पे जाती हैं और फादर भी जॉब पे जाते हैं। अब उनकी एक प्रॉब्लम बन गई है कि हम अपने बच्चे को कहीं डे केयर में, किसी प्ले ग्रुप में, किसी नर्सरी स्कूल में एडमिट करवा के जाएं, जहाँ उसका कुछ ना कुछ एजुकेशन का, उसको कुछ ना कुछ एजुकेशन मिलती रहे। और हमारे यहाँ पे एजुकेशन का एक और जो प्रॉब्लम है वो रऊफ साहब ये आया है कि हमारा जो एकेडमिक, आप कह लीजिए कि बच्चों का सेकेंडरी एकेडमिक्स है वो साइकिल बहुत ज़्यादा है, वो 13 ईयर्स का है। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो वो 8 ईयर्स का है, मैक्सिमम 10 ईयर्स का है। हमने उसको फैला के 13 साल पे ले गए हैं। अगर हम इसको स्क्वीज़ कर लें या हम इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये दोबारा 8 साल पे आ जाएगा, 9 साल पे भी आ सकता है। इसी तरह बच्चा 6 साल की उम्र में स्कूल जा सकता है। होता क्या है, आपके ख्याल में बुनियादी तौर पे इसमें मफादात शामिल हैं कि जो बुनियादी तौर पे प्राइवेट स्कूल हो गए या ये हो गए, ज़्यादा बिजनेस कमाना, ज़्यादा पैसा लेना, वो शामिल है, ये कोई और वजह भी है? सर, इसमें होता क्या है, मैं आपको बस एक पिछले क्वेश्चन से एक लाइनर लिंक करूंगा, फिर उसमें इसका भी आंसर मौजूद है कि देखें, जब बच्चे को क्लास 1 में आना होता है ना जी, क्लास 1 में उमूमी तौर पर 6 साल का, 6.5 साल का, 7 साल का बच्चा होता है, तो 1 क्लास में आते साथ ना उसको जुमला लिखना पड़ता है। ये हमारे करिकुलम के मुताबिक तो जब जुमला लिखना है बच्चे ने तो उसको पहले वर्ड की पहचान होनी चाहिए, उसको वर्ड बनाना आना चाहिए, तो फिर वो जुमला लिखने जाएगा ना। तो ये 2 साल का प्रोसेस है जो उन्होंने स्किप कर दिया हुआ है हमारे करिकुलम के अंदर से। तो जब बच्चा 1 में आता है उसको चंद दिन वो करवाते हैं उसकी रिकग्नाइजेशन, और उसके बाद उसको वर्ड बनाना सिखाते हैं और साथ ही कहते हैं सेंटेंस बनाइए। अगर बच्चा इतनी तेज़ी से सीख सकता या इतनी कैपेबिलिटी होती तो बच्चे की स्पीड को अगर इस तरह देखें तो बच्चा तो
अगली दूसरी तीसरी क्लास में जाके पूरा पैराग्राफ पूरा ऐसे लिख सकता, तो ये शायद नहीं हो सकेगा। ये हमारा जो करिकुलम है इसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। गो कि इस गवर्नमेंट ने सिंगल नेशनल करिकुलम एक मुतारिफ कराया है, लेकिन उसके अंदर ये वाला जो फैक्टर है ये मिसिंग है। और ये इसमें स्कूलों की मैं समझता हूँ कि देखें जो डिमांड है गवर्नमेंट की या मैट्रिकुलेशन की, उसके मुताबिक अगर हम चलें तो ये स्कूलों के एंड पे ये बात नहीं आती। ये तो सिर्फ आती है कि गवर्नमेंट ने जो आपको करिकुलम दिया है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम दिया है, उसको मीट करने के लिए आपको बच्चे को इतना अरबी स्कूल में लेना पड़ता है। अच्छा, ये तमाम तर बातें आपने स्टडी और करिकुलम के तनाजुर में कर दी हैं। आजकल के अगर हम बच्चे देखें, थोड़ा सा हट के मैं बात करने लगी हूँ, बच्चे देखें वो जब मेरे ख्याल में 1-1.5 साल की उम्र में उनको स्क्रीन्स का पता लग गया है, टीवी स्क्रीन्स का कम पता लगता है, मोबाइल्स उनके हाथ में होते हैं, टैब्स उनके हाथ में होते हैं। अच्छा, मैंने बहुत से बच्चों को, इसके नुकसानात भी बहुत हैं जो कि हेल्थ को मुतासर किया, आई साइट को मुतासर किया, बच्चों को बड़ी अर्ली एज में ग्लासेस लग गए, लेकिन इसके साथ साथ इसका पॉजिटिव पहलू अगर मैं देखूँ तो मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे जिन्होंने बहुत कुछ इससे सीखा। लाइक मेरे अपने सराउंडिंग्स में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, जो हमें भी आज तक उस तरह से नहीं पता, वो बच्चों ने इसके जरिए सीखा। फिर घर में माँ बाप टोटल उर्दू बोलते हैं, बिल्कुल देसी माहौल है, लेकिन बच्चे अब अंग्रेजी में बात करते हैं क्योंकि उनकी वो ग्रूमिंग और वो लर्निंग इस तरह से हो गई है। तो आपको क्या लगता है ये स्क्रीन कितनी बच्चों को देनी चाहिए, किस किस तरह से चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, और ये चीज़ किस हवाले से अच्छी है और किस हवाले से नेगेटिव है? देखिए रुकमा, आने वाला दौर तो स्क्रीन टाइम का ही है, और आने वाला दौर जो है वो मशीन लर्निंग का ही है। जैसे कि मोबाइल कह सकते हैं, आईपैड कह सकते हैं, कंप्यूटर कह सकते हैं, इसके ऊपर ही लर्निंग होगी। ऑनलाइन एजुकेशन में हमें जाना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी भी बनेगी और हमारे लिए आसानियाँ भी पैदा करेगी, हमारी तालीम को सस्ता भी करेगी। हमारे यहाँ पे अगर 22 मिलियन बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो उसको लाने का भी वाहिद तरीका यही है कि यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। इसमें देखें ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे को हर चीज़ ना एक ख़ास और मुनासिब मकदार में दी जाती है, और हर चीज़ को देने का एक तरीक़ाकार तय पाता है। जो बच्चे के शुरू के 5 या 6 साल हैं, उसका माँ और बाप के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ये वो टाइम है जब बच्चा कॉन्फिडेंस गेन कर रहा होता है, ये वो टाइम है जब बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, यही वो टाइम है जब बच्चा ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। आप देखें बहुत सारे लोगों की ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो आपका चेहरा पढ़ के बता देते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप नाराज़ हैं, आप खुश हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आई है, आपको कोई खुशी आई है, वो चेहरे को देख के आपके एक्सप्रेशन बता देते हैं। तो ये वो सारी बातें हैं, जो कुछ बातें हैं जो घर के अंदर आपको सीखनी पड़ेंगी। ये वो टाइम पीरियड है जो वालिदैन ने पूरी तरह से कंज्यूम करना है। और ये देखें, माँ को जो अल्लाह ताला ने टीचिंग की सलाहियतें दी हुई हैं, वो एक टीचर के पास वो सलाहियतें मौजूद नहीं हैं। गो कि वो टीचर ट्रेनिंग भी करती है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन माँ अपने बच्चे को जैसे ट्रीट कर सकती है, वो टीचर के ट्रीट करने में और माँ के ट्रीट करने में बहुत फ़र्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मान साहब हमारे साथ शो में मौजूद है। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीकेंड को अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।